गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। पार्ट 1 में हमने अपने बेसिक्स को कवर किया था, अपने फंडामेंटल्स को देखा था अकाउंटिंग के, क्या होता है अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग के, यूजर्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, सारे फंडामेंटल्स को देखा था, एक बेसिक चीज़ें समझी थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथड यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कौन सा मेथड हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का मेथड, किस तरीके से हम जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स बुक में। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस से पहले मैं चाहूँगा कि आप कैश बेसिस को समझ लें। कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि जब भी कैश फ्लो हो रहा है, जब भी कैश फ्लो हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी आपके बैंक अकाउंट, इस मेथड में क्या करते हैं, जब भी आपके बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा, एक्चुअली में जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक्चुअली में जाएगा या आपके हाथ से पैसा जाएगा, तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, या जब भी आपके हाथ में पैसा आएगा या आपके हाथ से पैसा, ठीक है, या बैंक में आएगा, एक्चुअली में आएगा, तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ उस चीज़ का, ठीक है, मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि 10 तारीख को, मतलब 10 तारीख को आप 50,000 रुपये कमाए हो। ठीक है, अपनी कंपनी से आप 10 तारीख को, हाँ आपकी सैलरी आने वाली है 10 तारीख को, वहाँ लिख दिया कि हाँ 10 तारीख को आपने पैसे कमाए हैं। ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है 15 तारीख को। ठीक है, जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है 15 तारीख को, तो आप रिकॉर्ड करोगे इस चीज़ को, 15 तारीख को ही रिकॉर्ड करना है आपको। ठीक है, वो 50,000 रुपये एक्चुअली में जब आपके हाथ में आएंगे, एक्चुअली में जब आपके बैंक में आएंगे, तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आया समझ? तो कहने का मतलब ये है। अब दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल है पे करने का, तो जैसे आप अपने घर के लिए एक फ्रिज खरीद के लाए। ठीक है, अब आप फ्रिज खरीद के अपने घर पे ले आए हो, लेकिन उस चीज़ को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं की अभी। जब 2 दिन बाद आप उसकी पेमेंट कर दोगे, यानी एक्चुअली में आपके हाथ से पैसा चला जाएगा, उधार आप चुकता कर दोगे। ठीक है, तब आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे। आया समझ? कैश बेसिस ये होता है, ये बस कैश फ्लो को देखता है। कैश आ रहा है तब, एक्चुअली में आ रहा है तब रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअली में जा रहा है तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यूजिंग द सेम सिनेरियो द रेवेन्यू वुड बी रिकॉर्डेड इन जनवरी व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब एक्रूअल बेसिस आपको क्लियर हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस है, ये बिल्कुल कैश बेसिस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल आपको मैंने इसीलिए दिया था। अब आपने 10 तारीख को पैसे कमा लिए हैं। ठीक है, यानी 10 तारीख को आपको हर महीने सैलरी मिल जाती है, तो मान लेते हैं कि इस महीने भी आपको 10 तारीख को सैलरी मिलने वाली थी, कमा लिए हैं, उस दिन आपका हक है कि आपको पैसे मिले। ठीक है, तो जब कमा लिए हैं तो आप क्या करोगे, एक्रूअल बेसिस के अनुसार इसी दिन रिकॉर्ड कर दोगे। एक्रूअल बेसिस में कैश फ्लो को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल कैश फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को नहीं देखा जाता। ठीक है, बल्कि ट्रांजैक्शन कब मतलब पूरा हो रहा है, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाएगा, ये देखा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप खरीद के लाए एक फ्रिज। ठीक है, अपने लिए एक फ्रिज खरीद के लाए, तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो, 10 तारीख को एक फ्रिज खरीद के लाए, ये चीज़ 10 तारीख को ही रिकॉर्ड हो जाएगी, भले ही आप इसका पेमेंट अगले महीने करो या अगले साल करो। ठीक है, जब आप सामान खरीद के लाए तभी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैश बेसिस होता तो क्या होता, जब आप सामान खरीद के लाए उस समय रिकॉर्ड नहीं होगा, जब आप उस सामान की पेमेंट करने जाओगे वो आपके बुक में रिकॉर्ड होगा। ये दोनों इसका डिफरेंस होता है। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्रूअल एंड कैश बेसिस। अब हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसे मिक्स्ड बेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस, मैं क्या करूँगा, मैं सारे एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करूँगा और सारे इनकम्स को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करूँगा। तो कहने का मतलब ये है, दोनों मेथड का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक अ ट्री। ठीक है, अकाउंटिंग एक ट्री की तरह है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जो अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स आपको पता होगा कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के को देखकर किसी ना किसी प्रकार के डिसीजंस पर आते हैं, वो हमारे यूज़र्स होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ताकि हम अपने यूज़र्स को, ताकि हम अपने एक्सटर्नल यूज़र्स को अपने कंपनी की परफॉर्मेंस दिखा सके, अपने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट दिखा सके, बैलेंस शीट दिखा सकते, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, इन सबको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है मैनेजरियल, यहाँ पे मैनेजरियल नहीं होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? मैंने देखो, अब आपको पता होगा, आप क्लास 12 में अगर कॉमर्स के साइड थे तो आपको पता होगा कि जो एक सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द फर्म, इन द कंपनी, वो होता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? ये हेल्प करता है किस चीज़ में? डिसीज़न लेने में। क्योंकि आप सबको पता है कि मैनेजमेंट ही वो ऐसी चीज़ है, मैनेजमेंट ही वो ऐसा, मतलब मैनेजमेंट ही एक ऐसा है जो कि कंपनी से रिलेटेड सारे ग्रोथ के, उसके आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि उनको एक बेटर डिसीजन लेने का मतलब एक वो मिले कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा? वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है ताकि हम उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा सके, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके कंपनी के लिए, ठीक है। जैसे बजट रिपोर्ट्स हो गए, कॉस्ट एनालिसिस हो गए, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? एनालाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारी कंपनी में किसी भी चीज़ का, चाहे वो सर्विस कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे एक्टिविटीज़ की जाती है हमारी कंपनी के अंदर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने का रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट, ठीक है। इन सब के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, इन सब के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या यहाँ पे मतलब है? टैक्स अकाउंटिंग। देखो, हमारे कंपनी में मतलब अगर हम लीगल तरीके से कंपनी को चला रहे हैं, अगर हम लीगल तरीके के अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो ये मैंडेटरी होता है किसी भी कंट्री में कि हम टैक्स भरें, ठीक है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ये ऑब्लिगेशन होता है कि हम अपनी कंट्री के प्रति वफादार रह के टैक्सेस पे करें, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं। कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे अलग अलग के तरीके की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है? उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज़ को हमें मतलब दिखाने के लिए टैक्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसको टैक्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इसीलिए ऐसा अकाउंटेंट रखा जाता है जो सारे लीगल जो टर्म्स होते हैं उससे अवेयर हो, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से लीगली टैक्स वर्क, टैक्स अकाउंटिंग करे ताकि किसी भी प्रकार का कोई घपलेबाजी ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, जहाँ भी आपको सोशल पढ़ने को मिले, सोशल पढ़ने को मिल रहा है, इसका मतलब आप सोसाइटी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। आप बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो, दो चीज़ कंपनी देती है सोसाइटी को, ठीक है। अगर अकाउंटिंग के टर्म में बात करें तो दो चीज़ कंपनी दे रही है अकाउंटिंग को, ठीक है, मतलब सोसाइटी को। एक होता है सोशल बेनिफिट, ठीक है, और एक होता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट का मतलब ऐसा समझ लो कि घाटा, ठीक है, मतलब कंपनी को कुछ नुकसान, सोसाइटी को किसी प्रकार का नुकसान, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है? इसमें ऐसा आ सकता है कि आप एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवा लो, ठीक है, उन्हें ज़्यादा पैसे दिए बिना,
ठीक है। आप पॉल्यूशन फैलाकर अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, आप ऐसे इको फ्रेंडली तरीके यूज़ नहीं कर रहे हो जिससे सोसाइटी अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो ये आता है हमारा सोशल कॉस्ट के अंदर, ठीक है, जिससे किसी न किसी तरीके से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट, आपने कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, आपने इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हो आप यूथ को, ठीक है, तो ये जो फ़ायदा कराते हैं ये हमारा सोशल बेनिफिट के अंदर आता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब को दिखाने के लिए, इन सब के मतलब अकाउंट्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सोशल अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? सोशल अकाउंटिंग करते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपनी मेन चीज़ें जो अब इम्पॉर्टेंट आने वाली हैं, ठीक है। देखो यार, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेफिनेशन पढ़े, बेसिक प्रिंसिपल दैट गाइड द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब हमारी अलग अलग, मतलब देखो, जैसे अब हमारे इंडिया की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कई सारी कंपनीज़ होंगी, ठीक है, अलग अलग स्टेट है, इसके अंदर कई सारी कंपनीज़ होंगी। या दुनिया की बात करें वर्ल्ड की, तो इसमें सोचो कितने सारे कंट्रीज़ होंगे, उसमें कितने स्टेट्स होंगे, कितने कंपनीज़ निकलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर सारे लोग, अगर सारी कंपनीज़ अपनी अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करने लगे, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस अलग अलग तरीके से करने लगे, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम, ठीक है। फिर तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। आप जाओगे, मान लो बैंक के अकाउंटिंग करने का तरीका कुछ अलग है, मेरे अकाउंटिंग का मतलब वो किसी और अकाउंटिंग को समझते हैं और मैंने किसी और तरीके से कर रखा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा हाँ भाई ये खाता मैंने बना रखा है, अकाउंट्स बना रखे, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा किसी तरीके से, स्मूथ फंक्शनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सारे लोग जो है इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, ठीक है, और एक मतलब अच्छी तरीके से तालमेल बिठा सके एक दूसरे के साथ, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? ट्रीट्स द बिजनेस एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो ऑनर होता है वो अपनी कंपनी से डिफरेंट होता है, अपने बिजनेस से डिफरेंट होता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कल को ऑनर जो है अपनी कंपनी में से पैसे निकालता है, अपनी कंपनी में से पैसे निकालता है, अपने ही बिजनेस से अगर पैसे निकालता है, तो ये एक उधार की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, उधार की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, जिसे हम ड्राइंग भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पार्टनर जो है ड्राइंग करता है, ठीक है, तो पार्टनर जो है ड्राइंग करता है तो साथ में उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जानते हैं। अब ब्याज जिस पे दे रहे हो तो वो उधार की तरह ही ट्रीट होता है ना। उसी तरीके से जब पार्टनर अपने ही बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है, अगर मैं अपने ही बिजनेस पर जाकर कैपिटल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, कैपिटल दूंगा, तो वो भी मुझे IOC, क्वेश्चन में देखा होगा, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। मुकेश अंबानी के बारे में आपने सुना होगा, और रिलायंस, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। कल को अगर रिलायंस पे किसी प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल मतलब क्लेम होते हैं, तो वो रिलायंस के ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट्स के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, मुकेश अंबानी के पर्सनल चीज़ों पर कोई हाथ नहीं डाला जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। ऐसे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, जो कि पैसे के टर्म में होते हैं, उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें किसी ना किसी प्रकार से मनी इन्वॉल्व होता है, उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, गोइंग का मतलब देखो, गोइंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि चलने दो, ठीक है। एज्यूम्स द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लो जैसे अगर आप कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो क्या आप अपने मन में ये रखोगे कि कल मेरा ये बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना, ठीक है। आप ये सोच कर चलोगे, ये एज्यूम कर चलोगे कि मेरा बिजनेस एक लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन में काम करेगा, लॉन्ग रन चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा बिजनेस जो होता है वो बहुत सालों तक चलेगा। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले कि कोई भी बिजनेस अगर एसेट्स खरीदता है, या अगर आप भी घर में एसेट्स खरीदते हो, तो क्या मानकर चलते हो, ठीक है, कि कम से कम मेरे को 2-4 साल चलाना है, 1-6 महीने चलाने हैं, 1 साल चलाना है,
फ़ोन खरीदते हो तो क्या मानकर खरीदते हो कि मेरे को कम से कम 1 साल तक चलाना है, ठीक है। आप ये तो नहीं मानते कल को परसों को ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक फ़ोन खरीद रहे हो 15,000 का, वो चाह रहे हो 1 साल तक चले, ऐसा सोच कर चल रहे हो, तो वहाँ वो बिज़नेस ऑनर ने लाखों करोड़ों रुपये अपने बिज़नेस में लगाए हैं, तो वो भी तो यही मानकर चलेगा। इसी को कहते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब जैसे मेरा बिजनेस, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचे, मैंने सोच लिया कि मेरा बिजनेस जो है 10 साल तक चलेगा, तो क्या मैं अपने बिजनेस की जो अकाउंटिंग है, क्या अपने बिजनेस का जो हिसाब किताब है, ठीक है, वो मैं 10 साल के बाद करूँगा, ठीक है, 10 साल के बाद करूँगा, या फिर मैं एक मतलब बार बार जब मर्जी तब उठा के कर दूंगा, मर्जी के अनुसार उठा के कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड सेट होता है, ठीक है। जैसा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, हम हर फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंटिंग करते हैं, अपनी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड में बार बार अकाउंटिंग बार बार की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड्स, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक पीरियड में इसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आप जो भी खरीद रहे हो, जो भी एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है, जो भी मशीनरी खरीद रहे हो, जो भी प्लांट्स खरीद रहे हो, ठीक है, उसके कॉस्ट को रिकॉर्ड करो, ठीक है, उसके कॉस्ट के प्राइस पर उसे रिकॉर्ड करो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक मतलब जैसे कोई कम मशीन खरीदी मैंने, ठीक है, वो मैंने 10,000 की खरीदी, ठीक है, तो ये उसका कॉस्ट हो गया, ठीक है। परचेज प्राइस, जिस प्राइस पर मैं खरीद रहा हूँ वो उसका कॉस्ट हो गया, तो ये मैं रिकॉर्ड करूँगा। प्लस उसको ले जाने में या कहीं भेजने में या मुझे बुलाने में जो कॉस्ट लगा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसके ऊपर जोड़ूंगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा प्लस उसे करूँगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उसे यूज़ नहीं करना स्टार्ट कर देते, यूज़ करने से पहले, यूज़ में लगाने से पहले आपका जो भी खर्चा होता है उसे हम कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। और आपको मशीन जो है उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अगर 25,000 आ गया मान लेते हैं, ठीक है, तो 35,000 रिकॉर्ड करूँगा मैं अपने मशीनरी के प्राइस को, ठीक है। तो ये कहता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू को नहीं देखेंगे कि आज मार्केट में उसकी आज क्या वैल्यू है, उस प्राइस को देखेंगे कि किस प्राइस पर हमने इसे खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम दो चीज़ों को मैच कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंसेस और इनकम, अगर हम दो चीज़ों को मैच कर रहे हैं तो ये सेम पीरियड के करने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूँगा, अगर मैं किसी से को अब बताने जाऊँगा, अगर मैं उसे बताऊँगा कि मेरे जो एक्सपेंसेस है 2 महीने का 10,000 रुपये, ठीक है, 2 महीने का तो मैं खर्चा बता रहा हूँ, 2 महीने का तो मैं एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इनकम मैंने उसे बता दी 1 साल की, 1 साल की 1 करोड़ रुपए, तो फिर वो भी सोचेगा कि यार 10,000 रुपये लगा के बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, तो ये एक मतलब अनयूजुअल सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पीरियड के लिए आप इसको, जिस पीरियड का आप ये बता रहे हैं उसी पीरियड का आप ये इनकम भी बताइए। जैसे आप 1 साल का 99 लाख कर देता है, ठीक है, और ये 1 साल का 1 करोड़, तब लोग सबको समझ में आएगा कि एक्चुअली में बंदे ने कितना कमाया है, ठीक है। जितने पीरियड का आप एक्सपेंसेस बताएं उतने पीरियड का आप इनकम भी बताएं। एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज, ठीक है, रिलेट करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्डेड व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स आर मेड, ठीक है। आज समझ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है, एक एक्रूअल और रियलाइजेशन, ये अभी हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। इन दोनों को अलग साइड रखो क्योंकि इनमें हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। डुअल या डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ से जा रही है तो कोई चीज़ आ रही होगी, एक ट्रांजैक्शन का, एक एंट्री का कोई 2 प्रभाव पड़ेगा, 2 इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मशीनरी बेची, ठीक है, अगर आपने मशीन बेची है, तो जब मशीन आपके पास से गया, ठीक है, तो पैसा आया, 2 इम्पैक्ट पड़ा, 1 2।
ठीक है, आपने क्या किया, अपने बैंक में पैसा मतलब जमा कराया, तो बैंक में पैसा गया, बैंक में पैसा गया, ठीक है, और आपके हाथ से पैसा चला गया, ठीक है, आपके हाथ से पैसा चला गया, ठीक है, बैंक में आया और आपके हाथ से चला गया, तो दो इम्पैक्ट पड़ा। तो डबल और या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एंट्री का दो इम्पैक्ट पड़ेगा, एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, और हमें दोनों ही रिकॉर्ड करने हैं, जिसे हम क्रेडिट और डेबिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट के नाम से जानते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो तो जाहिर सी बात है वो बड़े बिजनेसेस हैं, उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो काफ़ी भारी लॉस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की एंट्री कर रहे हैं अकाउंट्स बुक में, तो एक प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट आप देख कर पूरी अच्छी तरीके से वेरीफाई करें, ठीक है, एज अ प्रूफ आप डॉक्यूमेंट को देखें, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं वाउचर। किसी भी अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने ये क्या किया है, यहाँ से इतने रुपए पेमेंट आ चुके हैं, जैसे अगर आपका कोई जूनियर एम्प्लॉय है, वो कह रहा है कि उस कंपनी से मैंने 1 लाख रुपए पेमेंट ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसने लिए कितने हैं, 2 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो 2 लाख लिए हैं, अगर आप उससे उसका वाउचर मांगोगे तो आप देख सकते हो कि हाँ उस वाउचर पे 2 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी तरीके से प्रूफ देखकर अगर आप एंट्री करते हो तो गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरीफाई करके अपने एंट्रीज को मतलब रिकॉर्ड करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। अब देखो एक्रूवल और रियलाइजेशन में हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी हम एक टॉपिक बैठ जाएगा, वो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वो छोटा टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। फोकस व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, record revenues expense and expenses when they are earned or incurred, not necessarily when cash is paid or मतलब received। ये चीज़ उसी चीज़ को दर्शाती है जो हमने अभी कुछ मतलब जो हमने उसमें पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इज सर्टेन एंड रियलाइजेबल, यूजुअली व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। कहने का मतलब ये है, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जब हमारे एसेट्स जो होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो रियलाइज्ड हो जाए, कस्टमर पे डिलीवर कर दिया जाए, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। जब कस्टमर पे डिलीवर कर दिया जाए तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जब भी आप कमा लें, ठीक है, जब भी आप कमा लें, ठीक है। जैसे वही वाला एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 10 तारीख को 50,000 रुपये कमाने वाले थे, ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने 10 तारीख को 50,000 रुपये कमा लिए हैं। आपने सुना होगा एक्रूड इनकम मतलब आपने कमा लिए हैं लेकिन आपके पास अभी आय नहीं है, ठीक है, आपके पास आय नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कमा लिए हैं तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, भले ही मेरे बैंक अकाउंट में लिए, लेकिन अगर कमा लिए हैं तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। आया समझ। अब जैसे मैं फ्रिज लाया हूँ, ठीक है, अगर मैं फ्रिज लाया हूँ तो इस फ्रिज को मैं मतलब ये जो फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसे मैं अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, भले ही मैंने इसके पैसे नहीं दिए, ठीक है। इसे कैश से, एक्चुअल कैश के फ्लो से मतलब नहीं है एक्रूवल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को एक्चुअल कैश से मतलब है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कब करते हैं, जब एक्चुअल में कस्टमर तक, व्हेन गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट इन जून, जब अगर एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को जून में बेचती है एंड डिलीवर इट इन जुलाई, और उसे जुलाई में डिलीवर करेगी, द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन जुलाई, ठीक है। जुलाई में अगर वो जून में बेच रही है, ठीक है, भले ही कैश पेमेंट जो है वो जून में ही लेके रख लिया हो, लेकिन अगर डिलीवर जुलाई में हो रहा है तो वो जुलाई के मतलब जुलाई में लिखा जाएगा, जुलाई के ट्रांजैक्शंस में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअल में उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज कम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिखा जाएगा। व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एंड सेल इज कंसिडर्ड कंप्लीट, ठीक है। आया समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी आप कमा लोगे या जब भी आप कोई चीज़ ले आओगे, इसे कैश फ्लो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन में ये होता है कि जब आप क्या करते हो कि एक्चुअल में उस चीज़ को कंप्लीट करते हो, एक्चुअल में आपकी सेल्स कंप्लीट हो रही है, एक्चुअल में प्रोडक्ट को आप डिलीवर कर दे रहे हो। एक बार की डिफरेंस देख लेते हैं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दे ऑकर, ठीक है, कब वो हो रहे हैं, इन
ये क्या है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो से उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैश फ्लो को इग्नोर करता है। लेकिन तो कहने का मतलब ये है, डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा पूरा, मैंने जो डिफरेंस बताया क्रूअल और रियलाइजेशन। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, मेरा बोलने का तरीका, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा या मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है, मैंने बस ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं, ठीक है। आगे की वीडियोस और आती रहेंगी, बस इस चैनल पर बनने के लिए सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में बताएं कि आपको आज के लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।